हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारे ऑनलाइन क्लास में टीचिंग ऑफ इंग्लिश और आज का जो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स एट सीनियर लेवल, इसमें मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और ओम कोठारी परिवार की तरफ से आपको इस ऑनलाइन क्लास में इस विषय पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करती हूं। So students, in last video we have already seen that what are the objectives at junior level and today we shall study about the objectives at senior level। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स जो सीनियर लेवल होता है, यानी कि जो बड़े बच्चे होते हैं अबव 8th, उनमें क्या लेवल रहता है, उनका जो लेवल होता है उस लेवल के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। क्योंकि हमने देखा था कि जो जूनियर लेवल पे ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें एक ही ऑब्जेक्टिव मेन था कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा का विकास होना चाहिए बालक में, बालक भाषा को सीख सके, समझ सके, उसमें उत्तर दे सके। दूसरा हमने देखा था कि जो भी विषय जो भी भाषा आप उनको पढ़ाना चाहते हो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो अगर हम बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं तो ये वो शुरू से शुरू की जाए। शुरू से शुरू करने का मतलब है कि छोटी क्लासेस में ही इसको शुरू कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि जो बालकों की पकड़ है वो उस भाषा पर बनी रहेगी और बालक कोशिश करेंगे कि उस बालक जो अच्छे से समझ सके कि जो भाषा सीखने की जो सबसे बेस्ट एज होती है अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक, जो भाषा शिक्षाविद हैं उनके अनुसार जो भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ आयु होती है वो बाल्यावस्था ही होती है। इन चाइल्डहुड children can easily learn how to speak and how to grasp new words in their word vocab। वो जानते हैं कि उनको किस तरीके से नए नए शब्दों को ग्रेस्प करना है, वो बहुत इजीली ग्रेस्प कर जाते हैं क्योंकि उनके माइंड में दो चीज़ें सिमिलरली नहीं चल रही होती। जब भी हम अब जाकर कोई नया वर्ड्स सीखने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में, तो हम क्या करते हैं, आज भी ट्रांसलेशन पे ध्यान देते हैं कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जबकि छोटे बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि हिंदी में क्या कहते हैं, तो वो इजीली उस चीज़ को इंग्लिश में सीखने में सक्षम रहते हैं। यानी कि जो पहली भाषा का इंटरप्शन है वो दूसरी भाषा को सीखने में कहीं पे भी रुकावट पैदा नहीं करता। जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा हिंदी, वो इंग्लिश को सीखने में कहीं भी बाधा या रुकावट पैदा नहीं करता। तो वो बहुत अच्छा रहता है बच्चे जब बचपन से उसी भाषा को समझें। लेकिन इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स साउंड होने चाहिए, सॉलिड होने चाहिए, ताकि आपका जो टीचर है वो उसके माइंड में क्लियरली एक प्लान हो कि मुझे किन उद्देश्यों को आधारित रखकर अपने जो लेसन प्लान है यानी कि शिक्षण योजना है उसको बनाना है। सो द ऑब्जेक्टिव्स आर साउंड होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव यानी कि दृढ़ होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए टीचर्स को कि इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हम आगे वाली पाठ्य योजना का निर्माण कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स एट सीनियर लेवल, तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एट सीनियर लेवल, तो हमने देखा था जो जूनियर लेवल पे थे तो ऑब्जेक्टिव एंड ऑफ इंग्लिश टीचिंग एट दिस लेवल आर बोथ। इस एज पे आके जो दोनों ही ऑब्जेक्टिव मेन हो जाते हैं। एक तो लैंग्वेज डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, लिटरेरी डेवलपमेंट भी होना चाहिए, यानी कि जो लिटरेचर की तरफ जो बच्चों का ध्यान है वो भी ध्यान में बालकों को होना चाहिए। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट अलॉन्ग विद द फोरफोल्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच आर रिलेटेड टू हियरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। तो ये फोरफोल्ड का मतलब है कि हमने पहले पढ़ा था कि चार एस्पेक्ट्स होते हैं लैंग्वेज लर्निंग के, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पे लिसनिंग की जगह हियरिंग वर्ड यूज़ किया हुआ है कि एक तो हियरिंग वर्ड होता है, दूसरा स्पीकिंग। जब हम लिसनिंग करेंगे तो स्पीकिंग होगा, स्पीकिंग करेंगे और तो रीडिंग एंड राइटिंग आगे हम सीख सकेंगे। तो ये फोरफोल्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। The literary development is also an important for introducing objective of literary development in higher secondary level is the development of creative thought in students when they are legible
एज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो जो इस एज में जब बच्चे आते हैं, जब उनका लिटरेरी डेवलपमेंट होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। हमारा जो साहित्यिक विकास हुआ है सेकेंडरी लेवल पे, हम जो बालक हैं उनको इस बारे में अवगत करवाएं कि क्या इम्पोर्टेंस है लिटरेचर की। एंड दिस डेवलपमेंट इज़ क्रिएटिव थॉट इन स्टूडेंट्स। तो ये जो तरीके हैं, इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं उनमें क्रिएटिव थिंकिंग जागृत होगी। यानी कि आप जानते हैं कि हर बालक अलग अलग तरीके से सोचता है, हर बालक अलग अलग तरीके से सीखता है। हमने बात करी थी इसकी बीएस ब्लूम में। जो बीएस ब्लूम है, उन्होंने जो सीखने के 3 डोमेन दिए थे हमें, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो उसमें जो कॉग्निटिव डोमेन है वो इंटेलेक्चुअल पे बेस्ड होता है, यानी कि जो बालक की बौद्धिक क्षमताएं होती हैं उस पे बेस्ड होता है। लेकिन सभी बच्चे सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर नहीं बनते। कुछ बच्चे होते हैं जो लिटरेचर की तरफ जाते हैं, साहित्य में अपना नाम करते हैं, लेखक बनते हैं, राइटर बनते हैं। तो कब बनते हैं, उनकी शुरुआत कब हो जाती है, जब उनमें क्रिएटिव थिंकिंग आती है। हमारे हिंदी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो जो कवि पहुँचने वाली बात है, जहाँ पे सूरज नहीं पहुँच सकता वहाँ कवि की इमेजिनेशन जाती है। जो पोइट होता है उसकी इमेजिनेशन जाती है। तो वो इमेजिनेशन कैसे आएगी, वो ऐसे आएगी जब बालक लिटरेचर में उसका जो डेवलपमेंट है उसमें वो रुचि लेगा, उसके साथ साथ वो उसमें क्रिएटिव थिंकिंग भी आने लग जाए। जब वो क्रिएटिव थिंकिंग करेगा, उसमें डेवलप होगी क्रिएटिव थिंकिंग, तब जाके वो कोई नई रचना को लिखने में सक्षम होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बालक हैं उनमें जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो तो हो ही सही इस एज में, इसके अलावा कौन सा डेवलपमेंट होना चाहिए, लिटरेरी डेवलपमेंट भी होना चाहिए। और ये क्यों ज़रूरी है, ताकि बच्चे लिटरेचर के बारे में समझ सकें, रुचि उत्पन्न कर सकें, और प्लस 4 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं LSRW उनकी तरफ कंप्लीट उसमें डेवलपमेंट हो बच्चों का। यानी कि बालक अच्छे से सुने, उसको समझे, बोलने के बाद वो रीडिंग करे और उसकी राइटिंग भी कर सके। तो ये जो 4 डोमेन हैं सीखने के, 3 डोमेन होते हैं सीखने के, इसमें इंटेलेक्चुअल जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर किस पे आगे रहते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए आगे रहते हैं। और उनमें जो हम कहते हैं कि अभिसारी चिंतन होता है। अभिसारी चिंतन से मतलब है कि जो बच्चे सृजनात्मक होते हैं, अमूर्त चीज़ों को देखने में सक्षम होते हैं और नई नई समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, तो वो बच्चे क्रिएटिव थिंकिंग के थ्रू कोई ना कोई रचनाओं का भी निर्माण कर सकते हैं। तो ये सीनियर लेवल पर ऑब्जेक्टिव्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। एट दिस एज स्टूडेंट्स आर 13 to 70 ईयर एज ऑफ स्टडी। तो इस समय के जो बच्चे होते हैं वो जनरली, हाँ, आप देखिए 13 से 17 साल के होते हैं। यानी कि अगर आप ये 8वीं क्लास के बाद या 8वीं क्लास से शुरू हो जाता है 8 और 5 13, 5 साल का बच्चा पढ़ने बिठाते हैं हम फर्स्ट में, तो उसके हिसाब से 8 से और 17 साल होते होते बच्चा 12 और 5 17, यानी कि 12th क्लास तक पास आउट हो जाता है। तो जनरली 17 साल के बच्चों के बीच में जो ये वाला एरिया कवर होगा। साइकोलॉजिस्ट लाइक पियाजे से दैट ड्यूरिंग दिस ईयर्स स्टूडेंट्स क्रिएटिव थिंकिंग कैन बी डेवलप्ड। जो जीन पियाजे हैं, जिन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, उनका मानना है कि जो इस एज के बच्चे होते हैं इनमें क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप किया जा सकता है। तो इनका सिद्धांत बहुत ही पॉपुलर है। वैसे ये जो टॉपिक है जीन पियाजे का, ये तो आपका मनोविज्ञान में चला जाता है, लेकिन जो इनकी थ्योरी है इंग्लिश में कैसे लगती है इसके बारे में हम बात करेंगे। जो जीन पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक कॉग्निटिव प्रिंसिपल दिया था सीखने का। तो उन्होंने बताया है, उनके अनुसार 13 से 17 साल के जो बच्चे होते हैं जनरली, उन बच्चों में बहुत आराम से क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप किया जा सकता है। स्टडिंग इंग्लिश लिटरेचर कैन फैसिलिटेट दिस डेवलपमेंट। और अगर हम इस टाइम पे बच्चों को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको बताते हैं, उसके बारे में उनकी रुचि उत्पन्न करते हैं, तो बालक का निश्चित तौर पे विकास भी होता है। और फिर इसमें दे रखें, द ऑब्जेक्टिव्स विच कम अंडर लैंग्वेज डेवलपमेंट विल रिमेन द सेम एज जूनियर लेवल और लोअर सेकेंडरी लेवल और ड्यूरिंग हायर सेकेंडरी लेवल।
तो अगर हम देखें कि जनरली जो भाषा सीखने के क्या उद्देश्य होते हैं, भाषा का विकास कैसे होता है, तो भाषा का विकास तो जैसे छोटी कक्षाओं में हो रहा था वैसे ही जूनियर लेवल पे होता है, वैसे ही सीनियर लेवल पे होता है। उसका कोई अलग डोमेन नहीं आ जाता, अलग तरीके से भाषा का विकास नहीं होने लग जाता। भाषा का विकास एक ही चरण में चलता है। अगर हम मनोवैज्ञानिक तरीके से तो देखते हैं तो उसके सीखने के 4 ही एस्पेक्ट काम करते हैं, LSRW। तो जैसे उसमें होगा वैसे ही इसमें भी होगा। जो जूनियर लेवल पे हैं वो सेम सीनियर लेवल पे भी हैं। तो फिर किस चीज़ का चेंज है कि जब हम जूनियर लेवल पर थे उस समय क्या होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ भाषा का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज उस पे ध्यान देना होगा। और जैसे ही हम सीनियर लेवल की बात करते हैं तो हमें डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज के साथ साथ डेवलपमेंट इन लिटरेरी इंग्लिश लिटरेचर हमें उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। यानी कि हमारा यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो बिल्डअप होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बालकों में इस एज में क्रिएटिव थिंकिंग ज़्यादा होती है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, सोच सकते हैं और उनके बारे में कुछ लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं, नई खोज कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं जो भी क्रिएटिव थिंकिंग से काम कर सकते हैं वो 13 से 17 साल के एज में आराम से कर सकते हैं। दूसरी, कल हमने एक बहुत ही अच्छी परिभाषा पढ़ी थी पी गरी की, कि उन्होंने कहा था कि जो भाषा होती है वो एक पथ बनाती है, वो एक रास्ता बनाती है इंग्लिश लिटरेचर की तरफ जाने का। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर पे अगर आप चले गए तो वो भाषा का निर्माण नहीं कर सकते। यानी कि पहले भाषा आनी चाहिए फिर आप लिटरेचर की तरफ बढ़िए। अगर आप शुरू में ही लिटरेचर की तरफ बढ़ गए तो आप भाषा को सीखने में सक्षम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे यही सिद्धांत काम करेगा कि पहले हमने जब भाषा का विकास हम में हो गया था जूनियर लेवल में, तो हमने हमारा रास्ता आगे की तरफ बढ़ा लिया कि अब हम लिटरेचर की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा जनरली जब बच्चा 13 साल का होता है तब उसके सब्जेक्ट को लेकर क्लियर कट एस्पेक्ट्स हो जाते हैं कि ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं, मुझे जो करना है वो इसी में करना है। बच्चे साइंस की तरफ जाना चाहते हैं तो साइंस की तरफ मुड़ जाते हैं ज़्यादा, और लैंग्वेजेस को छोड़ते जाते हैं। जिन बच्चों का इंटरेस्ट अगर इसमें होता है आर्ट्स टाइप के सब्जेक्ट में तो वो अलग तरीके से पढ़ते हैं। और अगर आप देखिए कि इसको और मॉडिफाई कर दिया गया है हमारी नई शिक्षा नीति में। नई शिक्षा नीति में ये बाउंडेशन ही ख़त्म हो जाएंगी स्ट्रीम्स की, कि बच्चा आर्ट्स लेगा तो आर्ट्स के ही सब्जेक्ट लेगा, कॉमर्स लेगा तो कॉमर्स के लेगा, साइंस लेगा तो साइंस के लेगा। ये वाला जो एस्पेक्ट है ये अब ख़त्म करने जा रहे हैं। अगर साइंस का कोई बच्चा है वो बायो के साथ इंग्लिश को प्रेफर करता है कि मैं तो इंग्लिश पढ़ूंगा, तो वो बायो के साथ इंग्लिश भी पढ़ सकता है। उसके लिए हैव टू डू नहीं है कि नहीं बायो है तो आपको बायो के साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स ही लेनी पड़ेगी या PCM ही लेना पड़ेगा। अब वो बाउंडेशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ही नई शिक्षा नीति लगेगी वैसे इनमें भी परिवर्तन देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत एक तरीके से अच्छा कदम भी है कि जो स्ट्रीम्स में बच्चे डिवाइड होते थे तो वो स्ट्रीम हट जाएगा, बच्चे हर तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा कदम है शिक्षा नीति का। और अगर हम इसमें बात करें कि इसमें द लिटरेरी ऑब्जेक्टिव्स विल बी, कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो हमने कल बात कर लिया था। आज हम बात करेंगे लिटरेरी ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। तो ड्राइंग एस्थेटिक प्लेजर फॉर रीडिंग इंग्लिश लिटरेचर। एस्थेटिक का मतलब होता है कि आध्यात्मिक से जो जुड़े हुए होते हैं, जो हमारी प्रामाणिकता से, हमारे दिल से, हृदय से जुड़े हुए होते हैं, जो हमें आध्यात्म का अनुभव करवाते हैं। तो जनरली जो लिटरेचर होता है वो कहीं ना कहीं हमारे सद्गुणों पर आधारित, कोई मोरल स्टोरीज पर आधारित और सत्य की विजय हो, इस तरीके के जो थीम्स होते हैं मोरल स्टोरी की थीम पर आधारित होता है, जिसमें हमेशा अच्छे के साथ अच्छा और अंत में बुरे के साथ बुरा होता है। तो ये हमारा एस्थेटिक जो टेस्ट है उसको डेवलप करता है, उसमें विकास करता है, वो हमें प्लेजर देता है, आत्मा की शांति देता है। और एक जो कहते हैं कि हर चीज़ जब तक हम भौतिकवादिता के पीछे भाग रहे हैं तो एक हद तक भौतिकवादिता पे आके फिर हमें आध्यात्म का अनुभव होने लग जाता है। फिर हमें वो सारी चीज़ें बिल्कुल व्यर्थ लगने लग जाती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मौर्य काल में कि जब कलिंग का युद्ध हुआ तो सम्राट अशोक अकेले विजेता वहाँ पर खड़े थे, लेकिन उन्होंने जब देखा उस चीज़ को कि अब मैंने जीत तो लिया लेकिन अब क्या,
तो वो उसी वक्त आध्यात्म की ओर मुड़ गए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और हिंसा करना छोड़ दिया। तो ये जो भी भौतिकवादिता है ये एक समय तक ही इंसान के सुख दे सकती है। वो सब अचीव करने के बाद इंसान सिर्फ आध्यात्म की शरण में जाता है, तो वो जो आत्मिक शांति उसको प्राप्त होती है वो हमें साहित्य के द्वारा ही मिलती है। डेवलपमेंट ऑफ अ टेस्ट फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर बाय रीडिंग प्रोज, पोएट्री, स्टोरी एट्सेट्रा। तो इसमें हमारा एक टेस्ट डेवलप होता है, हमारा एक रुचि डेवलप होती है कि हम अंग्रेजी लिटरेचर से रिलेटेड जो प्रोज हैं, पोएट्रीज हैं, स्टोरीज़ हैं उनकी रीडिंग करें। अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल व्यूज़, जो भी क्रिटिकल व्यू आते हैं उनको समझने के लिए, सही तरीके से उनकी लैंग्वेज को जानने के लिए, वो क्या कहना चाहते हैं उसको परखने के लिए जो क्रिटिकल व्यूज़ हैं वो डेवलप कब होंगे, या आप किसी के क्रिटिक करना है आपको तो वो चीज़ें कब आएंगी जब आपकी भाषा में पारंगतता होगी। आप समझते होंगे कि क्या सही है, किसको किस तरह लिखा जाना चाहिए था, किन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए था, कौन से अनावश्यक शब्द इसमें जोड़े गए हैं और कौन सा अनावश्यक शब्द हैं जो इसकी शोभा बिगाड़ रहे हैं। तो इतना ज्ञान इंसान को या बालक को कब होगा, व्यक्ति को, जब उसमें इस तरीके का डोमिनेंस जो उसकी है उस भाषा पे वो डेवलप हो जाएगी कि उस पे उस भाषा का प्रभाव इतना बढ़ जाएगा, वो इतना उस भाषा को सीख लेगा कि वो दूसरों की आलोचना कर सके और दूसरों के द्वारा की गई आलोचनाओं को समझ सके। फिर है डेवलपिंग इंटरेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। निश्चित रूप से अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं या कोई भी लिटरेचर पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपकी रुचि उसमें बढ़ती जाती है, आप उसको बहुत अच्छे से समझने लग जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पढ़ने की इच्छा होती है। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। इंग्लिश में तो ये है, अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग बाय अलेक्जेंडर पॉप इन द रेप ऑफ फ्लोक। तो ये एक कोटेशन दिया था अलेक्जेंडर पॉप ने कि अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग। जब हम कम सीखते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा खतरा देने वाला होता है, ज़्यादा परेशानी का कारण होता है। और अगर हम इसको हिंदी में देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए। जो आधा भरा हुआ घड़ा होता है वो ज़्यादा छलकता है, पूरा घड़ा अगर भरा हुआ है यानी कि जिसमें संपूर्ण ज्ञान है तो वो शांत रहना जानता है। तो इंटरेस्ट डेवलप होता है और इंटरेस्ट डेवलप होने के बाद जो हम अधिक से अधिक पढ़ना चाहते हैं, अधिक से अधिक जानना चाहते हैं, और जितना अधिक हम पढ़ते हैं, जितना अधिक हम जानते हैं, उतनी ही जो मनुष्य की प्रवृत्ति है वो शांति की तरफ जाती है। वो जो ज़्यादा ज्ञानी मनुष्य होता है वो कम शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन जब भी वो अपने शब्द बोलता है तब वो दूसरों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो जाते हैं। और जो आप समझता है कि मुझ में ज़्यादा ज्ञान है वो बोलता ही रहता है, उसको यही पता नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किससे बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ और मेरे कहने का मतलब क्या निकलेगा, और ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होता है। तो जिसमें ज़्यादा असीम ज्ञान है वो इंसान शांत रहना पसंद करता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता फालतू बातों में। तो ये आप ध्यान में रखिए कि जितना जानते जाएंगे आप, जितना जानते जाएंगे उतना आपको लगने लगेगा कि अभी तो हमें कुछ भी नहीं आता, अभी तो हमने कुछ सीखा ही नहीं है। तो ये वाला जो सेंस है ये कब आता है, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, जानते हैं और उसको समझने के लिए और तह तक, उसके अंदर तक डीप रीडिंग करते जाते हैं। फिर लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसलेटिंग एबिलिटी। अगर आप दो सब्जेक्ट में, हिंदी और इंग्लिश में, सेम क्वालिफिकेशन रखते हो, सेम तरीके से आप उनको पढ़ना जानते हो, तो ट्रांसलेटिंग एबिलिटी आप में डेवलपमेंट हो जाएगी, डेवलप होगी कि आप एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरण कर सकें। इन दैट सिचुएशन यू कैन स्विच ऑन एनी लैंग्वेज। आप जब चाहें जब आप स्विचिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो एक सेंटेंस हिंदी का बोलिए और अगला ही सेंटेंस आप अंग्रेजी का बोलिए। जब दोनों भाषाओं में बराबर आपको महारत हासिल होगी तब हम ट्रांसलेटिंग की जो एबिलिटी है उसको भी डेवलप कर सकते हैं। हम चाहें जब स्विच कर सकते हैं लैंग्वेजेस को, तो ये जब स्विच करते हैं तब ये कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग और पिजिन, ये भाषाओं के सीखने के प्रकार होते हैं। ये वैसे तो फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर में, लेकिन जनरली ट्रांसलेटिंग एबिलिटी आपको बहुत काम आती है। जैसे कि हम एंटरप्रेन्योर के लिए जब कोई जॉब अप्लाई होती है तो उसमें एक जॉब ये भी निकलती है ट्रांसलेटर वाली।
तो दोनों भाषाओं पे जब समान रूप से आपको कमांड होती है तब जो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है इसकी एबिलिटी मनुष्य में आ जाती है। और जनरली हमें बहुत सारी जगह ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे हम दोनों भाषाओं को जानते हो लेकिन तो भी हमें ट्रांसलेशन को लेकर ज़रूरत पड़ती है। तो ऑब्जेक्टिव्स आज हमने डिस्कस किए सीनियर लेवल पे, और इससे पहले कल वाले वीडियो में हमने देखा था जूनियर लेवल पे क्या होंगे। जूनियर लेवल में हमें पता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, और सीनियर लेवल पे लैंग्वेज डेवलपमेंट प्लस लिटरेरी डेवलपमेंट दोनों होना ज़रूरी है। इसी एज में ये चीज़ क्यों डाली गई है, क्योंकि बालकों में जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इस समय क्रिएटिव थिंकिंग ज़्यादा होती है, वो डेवलप कर सकते हैं क्रिएटिव थिंकिंग को, तो इसलिए इस वक्त ही इसको प्रेशराइज किया गया है, डाला गया है। इससे किस किस चीज़ में क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। अगर हम लिटरेरी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये रीडिंग को प्लेजर ऑफ रीडिंग, पढ़ना जो आनंद के लिए, रुचि के लिए पढ़ना, टेस्ट डेवलप होगा, हम किसी के अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किसी के क्रिटिकल व्यूज़, हमारा इंग्लिश लिटरेचर की तरफ हम इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और हम में ट्रांसलेशन की एबिलिटी भी आ जाती है। तो आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट्स कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।